हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। लगातार वीडियो आप लोग देख रहे हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के हम 6 वीडियो में आज चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो 5वीं वीडियो तक हम लोगों ने देखा द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हिस्ट्री का चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग ज्ञानवर्धक। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में हम लोगों ने किस प्रकार प्रोटो इंडस्ट्री से इंग्लैंड में फैक्ट्री सेटअप हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और फिर इंडिया में मशीन फैक्ट्री के आने के पहले यहाँ के उद्योग क्या थे, और फिर यहाँ के उद्योगों को बर्बाद करने में एक नई ब्रिटिश सरकार का कितना बड़ा हाथ था, ये आपने शुरुआत कर दिया है कि इंडिया अंग्रेजी सरकार की कॉलोनी थी और उसने अपने व्यापारिक फायदे के लिए एक वर्षों पुरानी भारतीय व्यापारिक सभ्यता का तहस नहस किया। इंडिया गोल्डन बर्ड ऐसे ही नहीं कहलाती थी प्यारे दोस्तों। तमाम विदेशी कंपनियां यहां व्यापार करने के लिए आती थीं, उसके बदले गोल्ड देती थी, सिल्वर देती थी। उसी क्रम में यूरोपीय कंपनियां भी थी, लेकिन अब यह व्यापारिक यूरोपीय कंपनी यहाँ का शासक बन चुकी थी। धीरे धीरे करके इंडिया के ट्रेड एंड कॉमर्स पर ही न केवल अपनी पॉलिटिकल पावर को मजबूत किया, बल्कि यहाँ के ट्रेड कॉमर्स पर भी अपना एम्पायर मजबूत किया और तमाम विदेशी कंपनियों को निकाल बाहर किया जो उनकी प्रतियोगी थी। आइए देखते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में हमारे इंडियन वीवर्स की क्या कंडीशन थी। लास्ट वीडियो जो 5वां वीडियो था, गलती से चौथा उसमें जिक्र है। उस वीडियो में इंडियन वीवर्स की कंडीशन, दशा और दिशा की दुर्दशा की चर्चा हम लोग कर रहे थे। वहीं से बात आगे बढ़ाते हैं। एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल है, व्हाट हैपेंड टू इंडियन वीवर्स। एक बार पुनः बात करते हैं EIC, इट मींस ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पावर। 1765 डेट लिखा है बच्चों, एक्चुअली 1750 आपकी बुक में लिखा। ये एक इकोनॉमिकल हिस्ट्री द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है। बार बार बुक में पॉलिटिकल पावर की चर्चा है, तो मैंने बताया था कि बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर के बाद इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ के मुगल एम्परर और नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध से जो ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में, जिसके बाद इनको पॉलिटिकल पावर्स मिलना शुरू हो गया। तो पहला चीज इन्होंने क्या किया, इट स्टार्टेड एजर्टिंग मोनोपोली राइट टू ट्रेड। आपने देखा था शुरुआती दौर में जब ये पॉलिटिकल पावर एस्टेब्लिश नहीं किए थे तो व्यापारिक कंसेशन ले रखा था यहाँ के लोकल नवाब ऑफ बंगाल या मुगल एम्परर से अपने व्यापार का साम्राज्य बड़ा करने में। दूसरा, अपनी मोनोपोली यहाँ के व्यापार पर, मोनोपोली मीन्स एकाधिकार, कोई इसका प्रतियोगी नहीं। इट कंट्रोल एंड सिस्टमेटिकली इलिमिनेट ऑल कॉम्पिटिटर। जितने भी प्रतियोगी थे, चाहे वो पोर्तुगीज कंपनी हो, डच हो, फ्रेंच कंपनी हो, कंटिन्यू एक एक को कैसे हटाया यहाँ से, युद्ध के मैदान में हरा करके। NTSC के क्वेश्चंस हो या कंपटीशन के क्वेश्चंस हो बच्चों, इन सब चीजों का हमने विशेष ध्यान रखा है कि बच्चे अच्छे से जवाब दे सके। किन्हें हटाया युद्ध से, यहाँ की जो फॉरेनर्स कंपनी, जैसे जो पुर्तगाली कंपनी जो पुर्तगाल से आई थी, उनको पराजित करके हराया। फ्रेंच कंपनी को बैटल ऑफ वांडीवास से उनका पर्दा साफ कर दिया। बेदारा के युद्ध से डच कंपनी को समाप्त कर दिया। अब देखिए इसके बाद इट्स एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स एंड एस्टैब्लिश डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर। यहाँ के जो साहूकार व्यापारी थे, बैंकर्स थे, जो पिछले वीडियो में चर्चा किया है कि उनसे जो बुनकर एडवांस लेकर के अपना बुनकर उद्योग, अपना कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल बहुत डेवलप किए थे,
ये बैंकर फाइनेंस भी करते थे। अब ब्रोकर जो होते थे, ब्रोकर वो काम करते थे जो यहाँ के व्यापारी एक विदेशी व्यापारी का जो सूरत और हुगली या मछलीपट्टनम के बंदरगाहों पर सेल होता था, एक बहुत बड़ा इमीडिएटर की भूमिका निभाता था, वो भी भारतीय होता था। इन सबको एक एक करके एलिमिनेट कर दिया अंग्रेजों ने। पॉलिटिकल पावर, जैसे उनको पॉलिटिकल पावर मिला, ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल पावर 1750 के बाद। अब यहाँ पर क्या कर दिया, कौन उनकी माल को खरीदेगा, कौन सुपरवाइज करेगा, कौन क्वालिटी पहचानेगा, तो अंग्रेजों ने गुमास्ता नामक एक पेड सर्वेंट का अपॉइंटमेंट कर दिया। गुमास्ता वाज अपॉइंटेड एज अ स्पेशल ऑफिसर बाय ब्रिटिशर्स। कौन से ब्रिटिशर्स? बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, टू सुपरवाइज वीवर्स, जो वीवर्स को, बुनकरों को सुपरवाइज करेगा, देख रेख करेगा, गिव एडवांस, और यहाँ के वीवर्स को एडवांस देगा, क्योंकि वो पैसे से संपन्न नहीं होते। खेत में खेती करना है, बीज खरीदना है, सामान को जुटाना है, रॉ मटेरियल कट होने के बाद फिनिशिंग टच देना है, ये सब काम करने के लिए एडवांस पैसे की जरूरत होती थी। ये काम अब ये गुमास्ता यहाँ के बुनकरों को दे के कर रहे हैं, जबकि इसके पहले भारतीय साहूकार बैंकर से लेकर के सब कुछ करते थे। क्लियर है? तो एंड कलेक्ट सप्लाईज एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ, और जो गुड्स बन जाते थे उनको कलेक्ट करते थे, क्वालिटी की एग्जामिन्स करते थे। अच्छी क्वालिटी होने पर कोई बात नहीं होती थी। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर टाइम पर गुमास्ता को अर्थात अंग्रेजों को भारतीय वीवर्स से गुड्स नहीं मिलते हैं, तो ये डंडे से मारते हैं, हंटर से मारते हैं, कोड़े से मारते हैं, अपने लठैतों को लेकर के आते हैं, बुनकरों को बहुत पीटते हैं। जो इनकी पीड़ा को भारतीय साहूकार या भारतीय व्यापारी मर्चेंट्स समझते थे, उनसे इनका इमोशनल फीलिंग्स था, अब वो समाप्त। ये गुमास्ता जो अंग्रेजों के पेड सर्वेंट मतलब सैलरी पाते हैं, ये डंडे की बात समझते हैं। एडवांस दिए हैं तो हमको सामान नहीं है तो हम मारेंगे, तुमने हमारा माल बना के क्यों नहीं रखा? बॉर्डर पर माल सप्लाई करना है, विदेशों में सेल करना है, कितनी प्रभावित होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को समय पर सप्लाई नहीं करेगा तो उसकी गुडविल जाएगी। ऐसे आरोप प्रत्यारोप भारतीय बुनकरों को सुनना पड़ता था, और इतना मार मारते थे कि इनकी कोई हिसाब नहीं, बड़े कमजोर थे, क्योंकि अब शासन भी उन्हीं का है, सत्ता भी उन्हीं की है, व्यापार भी उन्हीं का है। भारतीय बुरी तरह पीटे जा रहे थे। इसी को तो लिखा है कार्ल मार्क्स ने, बुनकरों की हड्डियां खेतों में बिखरी पड़ी है। अर्थात ये बुनकर्स गुमास्ता नामक पेड सर्वेंट के अंग्रेजों के अत्याचार से बचने के लिए अपने हाथों की उंगलियां या हाथ ही काट देते थे। कह देते थे कि बुनकर्स में, वीवर्स जो हैंडलूम में धागे को लपेटने में, ट्विस्टिंग करने में, उसको स्पिनिंग करने में हाथ ही कट गई, उंगलियां दिखा देते थे कटी हुई। हम कैसे करें? उनको लगता था इससे जान बच जाएगी, नहीं रोज रोज मरना पड़ेगा इनके बाद। वही नहीं, उनकी फैमिली के भी लोग इसमें लगे रहते थे। ये समस्याएं, इतना ही अभी वीवर्स की समस्याएं यही पीछा नहीं छोड़ती बच्चों। दूसरी समस्या क्या आ रही है, देखिए कैसे कैसे इंडिया में फैक्ट्री आएगी। मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। मैनचेस्टर वाज द सिंबल ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इन इंग्लैंड। मैनचेस्टर जैसे भारत में अहमदाबाद है, सूरत है, बॉम्बे है, उसी प्रकार इंग्लैंड में मैनचेस्टर है, लंकाशायर है, लिवरपूल है, ये औद्योगिक नगर है। मैनचेस्टर में कॉटन के बड़े बड़े मिल लगे हुए हैं। मैनचेस्टर से माल बन करके इंडिया में आ रहा है, फैक्ट्री का। अभी इंडिया में फैक्ट्री सेटअप नहीं हो रही है, लेकिन अब धीरे धीरे सेटअप के प्रोसेस पे चल रहे हैं। पहले भारतीय उद्योग को मशीनों के आने के पहले पूरी तरह से तहस नहस अंग्रेजों ने कर दिया। तो मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, मतलब मैनचेस्टर से बने हुए गुड्स अब इंडिया में आ गए। हालांकि एक ब्रिटिश ऑफिसर है हेनरी पुतुलो, इसका स्टेटमेंट है, डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल्स कुड नेवर रिड्यूस। भारतीय कॉटन टेक्सटाइल का, सिल्क टेक्सटाइल्स का डिमांड कभी नहीं घट सकता, हमेशा एवरग्रीन रहा है, ये रहेगा।
एक अंग्रेज अफसर का ऐसा स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि भारतीय कॉटन कितनी फाइन क्वालिटी की होती थी, कितनी इसकी डिमांड थी इंटरनेशनल मार्केट में, ये अंग्रेज अच्छी तरह से जानते थे कि अगर इनके उद्योगों को रोक लगाने का कोई कार्य नहीं किया जाएगा तो इंग्लैंड की फैक्ट्री, मैनचेस्टर से बने हुए उद्योग या कॉटन गुड्स अपना व्यापार का साम्राज्य इंडिया में स्टैब्लिश नहीं कर सकते। अब ध्यान दीजिए फिर स्टेटमेंट को, बट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया डिक्लाइन। हेनरी टुटुलो का कथन अपने जगह सही है, लेकिन इंडिया में गुड्स डिक्लाइन किया। क्यों? बात करते हैं कि 1811-12 में जो एक्सपोर्ट इंडिया के गुड्स का इंग्लैंड में 33% होता था, मतलब इंडिया से इंग्लैंड जाता था जो, वो 1850 तक आते आते मात्र 3% रहा। कारण क्या था? इसका कारण यह था कि कॉटन इंडस्ट्रीज जब इंग्लैंड में डेवलप हुआ तो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ऑफ इंग्लैंड, जो व्यापारिक समूह है इंग्लैंड का, वहां के पार्लियामेंट्स में उनका दबदबा है। औद्योगिक समूह वहां के सत्ता में सांसद है, मंत्री हैं, तो उन लोगों ने दे प्रेशराइज्ड द गवर्नमेंट टू import duties on cotton of India या other countries। वो कह रहे हैं कि जो विदेशों से, खासतौर से भारत से जो कॉटन के टेक्सटाइल इंग्लैंड में बिकने के लिए आते हैं, उन पर इंपोर्ट ड्यूटी इतनी हैवी कर दी जाए कि इंग्लैंड के बने हुए कॉटन गुड्स से कंपटीशन में स्टैंड ही ना हो सके। अगर मान लीजिए मैनचेस्टर का गुड्स इंग्लैंड में 2 रुपये का बिकता है, भारत का गुड यहां से जाकर के 2 रुपये में या 1 रुपये 75 पैसे में उससे बहुत अच्छे क्वालिटी में दे रहा था, बिक रहा था। अगर 2 रुपये का माल इंग्लैंड में बन करके वही बिकता है, इंडिया से बन करके 1.75 रुपये में बिकता है, तो 25 पैसे उस जमाने में सस्ता पड़ता था। लेकिन हैवी ड्यूटीज लगवा दिया। हैवी ड्यूटीज लगवाने के बाद गुड्स 2 रुपये के ऊपर पड़ गए, तो कितना भारतीय उद्योग अपना नुकसान करता। इस तरह भारतीय उद्योगों को चौपट करने का अंग्रेजों ने पूरा एक तरह से समीकरण बना दिया था। उस समय कैल्को एक्ट बना, तमाम एक्ट बने भारतीय व्यापार को चौपट करने का, भारतीय गुड्स महंगे बिके, तमाम इंपोर्ट ड्यूटीज लगती चली गई। आगे देखिए, यहीं तक समस्या नहीं आई। अब वीवर्स की माल वहां सेल नहीं हो पा रहे हैं, इनके घर भूखे लोग मर रहे हैं। और क्या प्रॉब्लम है वीवर्स के साथ? कॉटन वीवर्स फेस टू अनदर प्रॉब्लम्स। अभी देखो, ये 19th सेंचुरी के शुरुआती डिकेड से लेकर के 19th सेंचुरी के 1850-60 तक की प्रॉब्लम है। मतलब क्वेश्चंस कैसे बनता, व्हाट हैपेंड टू इंडियन वीवर्स एंड व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन द इंडियन वीवर्स इन इंडिया। और ऐसे भी पूछ सकता है, what was the Indian weavers faced problems during the 19th century। 19th century में जो इंडियन कॉटन वीवर्स ने समस्याओं को फेस किया, ये सारी बातें लिखेंगे। वो तो मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया कि गुड्स यहाँ पर बनते थे, सूरत से, हुगली से, मछलीपट्टनम से सप्लाई होते थे। वो 17th सेंचुरी तक की थी, प्री कॉलोनियल पीरियड तक, कि उसके बाद किस हिसाब से यहाँ पर 18th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश होती है। सूरत और मछलीपट्टनम का, हुगली का स्थान बॉम्बे कलकत्ता ने ले लिया। अब एक व्यापारिक कंपनी ने स्थान ले लिया। ये वो समस्या है। दूसरी समस्या यहाँ तक देखी, फिर गुमास्ता की समस्या देखी, और फिर ये समस्या देख रहे हैं हेनरी टुटुलो के स्टेटमेंट के बाद कि मैनचेस्टर के गुड्स को भारत में स्थान दिलाने के लिए भारत के गुड्स का जो वहां पर जाकर बिकता है उस पर हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज लगाए जा रहे हैं, जिससे इंडिया का गुड का एक्सपोर्ट्स घट गया बच्चों, 33% से 3% हो गया। और इसी पीरियड्स में इंग्लैंड का जो इंग्लैंड से बना हुआ माल इंडिया में आया, जो 31% था, 1870 तक आते आते 50% एंड एबव हो गया। क्यों? इंग्लैंड से गुड इंडिया में आ रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं लग रहा है, आराम से बिक रहा है। सैया भैल कोतवाल का डर का है, अरे भाई यहाँ का राजा, यहाँ का शासक तो सब कुछ इंग्लैंड की कंपनी है,
ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अपने व्यापार को बड़ा रूप देने के लिए उसने यहां पर टैक्स नहीं लगाया, बल्कि भारत के गुड्स को डिक्लाइन करने के लिए अपने इंग्लैंड में जबरदस्त टैक्स लगा दिया, हैवी ड्यूटी जिसको कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया। एक और समस्या देखिए कि कॉटन वीवर्स फेस टू अनदर प्रॉब्लम्स, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स। मैनचेस्टर के बने हुए गुड्स जब इंडिया में आते हैं तो यहाँ का एक्सपोर्ट मार्केट समाप्त हो जाता है। वीवर्स जो बना करके सामान देते हैं बच्चों, चौपट हो रहा है। कैसे? लोकल मार्केट श्रंक्स ड्यू टू कॉजेज ऑफ द ग्लटेड विद मैनचेस्टर इंपोर्ट्स। मैनचेस्टर के बने हुए गुड्स फैक्ट्री के बने हैं ना, अभी यहाँ के वीवर्स हाथ से बना रहे हैं, हैंडलूम में बना रहे हैं, चरखे पे बना रहे हैं, है ना, उसी में अपनी एडवांस क्वालिटी बना रहे हैं। लेकिन अब फैक्ट्री से बन करके आ रहा, फैक्ट्री से बना हुआ गुड्स चीप पड़ता है और उनकी गवर्नमेंट है वो उनको प्रोटेक्शन देती है, उनका मोनोपोली बना है, उन पर कोई हैवी ड्यूटीज नहीं है, तो उनका माल सस्ता पड़ता है। तो बच्चों कौन महंगा माल खरीदेगा? आज भी देख लो, इस कोरोना के दौर में चीनी सामान की बहिष्कार की पॉलिसी चल रही है। हम भी बहिष्कार करते हैं, हम भी स्वदेशी हैं, राष्ट्रभक्त हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। हम भी आपसे आंदोलन करते हैं कि विदेशी सामानों का बहिष्कार करो, आत्मनिर्भर बनो, स्वावलंबी बनो और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को बढ़ावा दो। जैसे हम आत्मनिर्भर बने, स्वरोजगार डेवलप हो, हम भी इसको बढ़ावा देते हैं। लेकिन क्या कह देने से तुरंत सब कुछ हो जाता है? क्या आपके घर में जो विदेशी सामान है, जो आपके हाथ में मोबाइल है बच्चों जिस पर आप देख रहे हैं, क्या वो इंडियन सब बने हैं तुरंत के? सब कुछ मतलब आज से हम खरीदेंगे नहीं, लेकिन जो एक गाढ़ी मेहनत की कमाई से अपने मम्मी पापा पेरेंट्स के इनकम से जो बना है, क्या उसको फेंक देंगे? नहीं ना। तो उसी प्रकार बच्चों आज जो नारा दिया जा रहा है उसको एक समय लगेगा। ठीक है, भारत आगे बढ़ रहा है, हम भी भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भारतीय नागरिक होने का मेरा कर्तव्य है। लेकिन हम अपने सामानों को कैसे खरीदें? क्या भारतीय बाजार आज इतना स्टैंड है कि हम जो लेना चाहें भारतीय, अगर एक हम सैमसंग की मोबाइल, ओप्पो की मोबाइल लेना चाहें तो क्या भारत का भी मैन्युफैक्चर्ड मिल जाएगा? समय लगेगा। तब तक तो हमारा व्यापार, हमारा कारोबार जैसे चल रहा था चलने दें, हम विदेशी सामान का प्रयोग नहीं करेंगे, यही ना। लेकिन जो चीज सस्ता यहां मिल रहा उस जमाने में 19वीं सेंचुरी में, आप ही सोचो कि दो गुड्स आपके पास रखे हैं, सेम चीज, मान लो एक पेन यह है, ये भारत का पेन बना हुआ है, ये विदेशी पेन बना हुआ है। ये विदेशी पेन मान लो 5 रुपए का पड़ता है, ये भारतीय पेन 6 रुपए का पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर शासन एक विदेशी का है। तो आपको लगेगा कि विदेशी के शासन में विदेशी सामान सस्ता मिल रहा है तो क्यों ना खरीदे, है कि नहीं? तो ये प्रभाव पड़ता है। और वीवर्स के हाथ से बने हुए गुड्स चाहे कितने भी अच्छे हैं बच्चों, फैक्ट्री इंडस्ट्री से बने हुए गुड्स की प्रतियोगिता में स्टैंड नहीं हो पा रहे हैं। और एक समस्या फेस किया, ये दो समस्याओं के अलावा क्या फेस अनदर स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर। क्या है अमेरिकन सिविल वॉर के समय बच्चों? अमेरिकन सिविल वॉर के समय जो रॉ कॉटन प्रोडक्ट होता था अमेरिका में, वो रॉ कॉटन इंग्लैंड की फैक्ट्री के लिए सप्लाई होता था। अब सिविल वॉर में अमेरिका में प्रोडक्शन कुछ समय के लिए बंद हो गया है, तो इंग्लैंड कहां से रॉ कॉटन और मंगा रहा है? इंडिया से, भले दूर पड़े लेकिन यहां से लेकर के जा रहा है। अब वीवर्स जो छोटा मोटा उनका व्यापार इधर उधर किसी तरह एक तरह से क्रीपिंग चाल चलते हुए, रेंगते हुए चल रहा था, अंग्रेज सारा रॉ मटेरियल बटोर ले रहे हैं अपने फैक्ट्री इंडस्ट्री को सेटअप जो है उसको माल सप्लाई करने के लिए। वीवर्स नहीं खरीद पा रहे हैं और उनको जब खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं तो माल महंगा मिलता है। ये भी एक बड़ी समस्या हमारे भारतीय वीवर्स ने फेस किया। अब और एक समस्या क्या फेस कर रहे हैं, यही की रॉ मटेरियल जो वहां जाकर के मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है। अब मैन्युफैक्चर्ड होने के बाद एक बड़ा बाजार चाहिए सेल होने के लिए। 19वीं सेंचुरी के तब देखिए वो यहाँ तो सेल हो ही रहा था,
अब 1850 के बाद यहीं पर फैक्ट्री सेटअप होने लगी, इंडस्ट्री सेटअप होने लगी। अंग्रेज यहाँ पर फैक्ट्री सेटअप करके अब फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जब भारत में ही फैक्ट्री बन रही है, भारत में ही फैक्ट्री सेटअप हो रही, पहले बॉम्बे में सेटअप हुआ, फिर वो गुड्स और सस्ता पड़ेगा। इस तरह वीवर्स की व्यापार व्यवसाय, उनका रोजगार छीनता गया, भूखमरी के कगार पे चले गए। अगली समस्या जो होती है फैक्ट्री कम अप इंडिया, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा बच्चों जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में कोई डाउट्स हो तो उसको जरूर लिखिए, मैं सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।